क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सुपर पावर एक ही वक्त पर अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ अलग-अलग खेल खेले? आज हम एक ऐसे ही सोच का विश्लेषण कर रहे हैं जो अमेरिकी विदेश नीति के ठीक इसी पहलू पर रोशनी डालता है, खासकर उस दौर में जब देश के अंदर ही काफी कुछ चल रहा हो। तो ये सोर्स अपनी बात शुरू ही एक बहुत बड़े इल्जाम से करता है, दोगलापन। मतलब ये कि अमेरिका जो कहता है और जो करता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे को साबित करने के लिए ये सोर्स हमारे सामने कौन-कौन से उदाहरण रखता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्स अपनी बात को कैसे साबित करता है। हम शुरुआत करेंगे अमेरिका की घरेलू राजनीति से और फिर देखेंगे कि इसका असर विदेश नीति के फैसलों पर कैसे पड़ा। इसमें एक आतंकवादी के राष्ट्रपति बनने की कहानी भी है, प्रतिबंधों में दी गई एक अजीब छूट भी और चीन के साथ चल रही आर्थिक खींचतान भी। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के अंदर से ही, जहां एक बहुत लंबा सरकारी शटडाउन चल रहा था। ये सोच बताता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक खींचतान नहीं थी, बल्कि ये उस वक्त की सरकार के काम करने के तरीके को भी दिखाती है। एक ऐसा तरीका जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। पूरे 40 दिन। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो समय था जब अमेरिकी सरकार का कामकाज लगभग ठप पड़ गया था। ये सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि इतने लंबे शटडाउन का पूरे देश पर कितना गहरा असर पड़ा होगा। और इस शटडाउन का असर वो हर जगह महसूस किया जा रहा था। फेडरल कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई थी, लाखों लोगों की नौकरी खतरे में थी, हवाई यात्रा पर असर पड़ रहा था और तो और फूड एड प्रोग्राम्स तक में देरी हो रही थी। ये सोर्स दिखाता है कि कैसे एक राजनीतिक लड़ाई आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकती है। अब आते हैं कहानी के सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले हिस्से पर। ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्स को अमेरिका एक आतंकवादी मानता हो, वो सिर्फ कुछ ही सालों में उसका एक जरूरी साथी बन जाए? ये वो कहानी है जो आज की डिप्लोमेसी के उलझनों को सामने लाती है। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं अहमद अल-शरा, जिन्हें मोहम्मद अल-जौलानी के नाम से भी जाना जाता है। सोर्स के मुताबिक ये कभी अल-कायदा के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। वाकई एक हैरान कर देने वाला बदलाव। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ 2017 जब अमेरिका ने अल-शरा के सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा था, और दूसरी तरफ 2025 जब वो व्हाइट हाउस में एक मेहमान बनने वाला था। तो ये सोर्स यही सवाल उठाता है, आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे और क्यों हुआ? तो ये सब हुआ कैसे? चलिए इस पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 2017 में इनाम रखने से लेकर 2025 में व्हाइट हाउस के दौरे तक। ये सोर्स दावा करता है कि अमेरिका और तुर्की ने पर्दे के पीछे से असद को हटाने के लिए अल-शरा को फंडिंग दी। ये एक बहुत ही पेचीदा और विवादों से भरी कहानी है। लेकिन सोर्स का कहना है कि कहानी सिर्फ सीरिया तक ही सीमित नहीं थी। असली निशाना तो कहीं और था, ईरान। दमिश्क में मिलिट्री बेस बनाकर अमेरिका और तुर्की असल में उस इलाके में ईरान के बढ़ते असर को रोकना चाहते थे। तो अल-शरा इस बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा था। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं, जहां इस सोर्स के मुताबिक अमेरिकी पॉलिसी में एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। इस बार मामला जुड़ा है रूस के तेल और उस पर लगे प्रतिबंधों से। सोर्स का कहना है कि अमेरिका ने इस मामले में सभी देशों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया। यहां पर एक साफ फर्क दिखाई देता है। जब भारत और चीन ने रूस से तेल खरीदा तो उन पर 25% से ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हंगरी को उसे 1 साल की पूरी छूट मिल गई। सोर्स यही सवाल पूछता है कि यह दोहरा मापदंड क्यों? अच्छा, तो ऑफिशियल वजह यह बताई गई कि हंगरी एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब उसके पास अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए बंदरगाह नहीं है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई थी? सोर्स इस दलील पर सवाल खड़े करता है। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट सामने आता है। ठीक उसी समय जब हंगरी को ये छूट मिली, उसने अमेरिका से $600 मिलियन की लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदने की डील भी साइन की। सोर्स का तर्क है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमारी आखिरी कहानी हमें दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच चल रही एक जबरदस्त खींचतान की तरफ ले जाती है, अमेरिका और चीन। और ये लड़ाई है रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों पर कंट्रोल की।
इस खेल में चीन के पास एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है। दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स को चीन ही रिफाइन करता है। ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का जबरदस्त कंट्रोल है। तो हुआ ये कि एक तरह का इकोनॉमिक चेस गेम शुरू हो गया। अमेरिका ने चीन के चिप सेक्टर पर पाबंदियां लगाईं। जवाब में चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया। तनाव इतना बढ़ा कि दोनों राष्ट्रपतियों को मिलना पड़ा, लेकिन आखिर में चीन ने अपना कंट्रोल बनाए रखा। तो भले ही चीन ने बैन को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसने एक्सपोर्ट लाइसेंस पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा। संदेश साफ था, अमेरिका भले ही नियम बनाने की कोशिश करे, पर इस खेल की चाबी अभी भी चीन के ही हाथ में थी। तो इन सब अलग अलग कहानियों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो आकर हमें क्या तस्वीर नजर आती है। चलिए देखते हैं ये सोर्स अमेरिकी विदेश नीति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालता है। देखिए, एक तरफ घरेलू राजनीति में उथल-पुथल, दूसरी तरफ एक आतंकवादी का दोस्त बन जाना, फिर प्रतिबंधों में अपनी सहूलियत के हिसाब से ढील देना और चीन के साथ आर्थिक लड़ाई, ये सारे उदाहरण मिलकर सोर्स के उस शुरुआती दावे को मजबूत करते हैं कि अमेरिकी पॉलिसी विरोधाभासों से भरी हुई है। और आखिर में ये सोर्स हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज की दुनिया की डिप्लोमेसी में दोस्त और दुश्मन जैसे शब्दों के कोई मायने रह गए हैं, या फिर रणनीतिक हित ही सब कुछ तय करते हैं, भले ही उसके लिए कितने भी विरोधाभासी फैसले क्यों ना लेने पड़ें? यह एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।